गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे राज्य के बारे में गांधी जी के विचार। गांधी जी क्या समझते थे राज्य के बारे में, कैसा सोचते थे, क्या मान्यता थी राज्य के बारे में। राम राज्य शब्द उनकी जुबान पर हमेशा रहता था। इस राज्य में उन्होंने क्या कल्पना की थी? सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, भाईचारे, नैतिकता पर आधारित राज्य। लेकिन गांधी जी भी इस बात को समझते थे कि इस तरह का राज्य इस धरती पर संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह के राज्य की स्थापना तो सिर्फ स्वर्ग में ही हो सकती है। तो इस धरती पर चलने वाले राज्य के बारे में वो क्या सोचते थे? राज्यों के बारे में उनके जो विचार हैं, हम कह सकते हैं कि अराजकतावादियों के समान थे। जिस तरह से अराजकतावादी समझते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, बुराई भी है और अनावश्यक भी है। क्यों? क्योंकि शोषण, हिंसा, असत्य, अन्याय का प्रतीक है राज्य। और गांधी जी भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। तो हम कहेंगे कि राज्य के बारे में गांधी जी के विचार नकारात्मक थे। तो इस बारे में हम विचार करेंगे इस अध्याय में। गांधी जी अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। किसके लिए? राज्य को प्राप्त करने के लिए, अपने देश में हमारे लोगों का शासन प्राप्त करने के लिए। ये वो चाहते थे। और ये इसलिए चाहते थे कि जिस तरह के राज्य की वो कल्पना करते हैं, भारत में उस राज्य की स्थापना करना वो चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ों से उन्होंने संघर्ष किया। और राज्य के बारे में उनके जो भी विचार हो, ये पहली शर्त है कि राज्य को हमारे देश के हाथों, अपने देश के लोगों के हाथों में वो देना चाहते थे। और अंततः इस जीत को उन्होंने हासिल किया। हमारे देश का शासन हमारे हाथ में आया। लेकिन हम ये कहें कि राज्य के बारे में उनका दृष्टिकोण आदर्शात्मक था, या ये कहें क्या सोचते थे राज्य के बारे में, कैसा राज्य चाहते थे, इसको जानने से पहले मैं इन राज्य संबंधी इन विचारधाराओं के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। क्योंकि गांधी जी के राज्य संबंधी दृष्टिकोण को हम तभी समझ सकते हैं जब इन राजनीतिक विचारधाराओं को समझें। राजनीतिक विचारधाराओं की अगर हम बात करें तो प्लेटो, अरस्तु से लेकर जब राजनीतिक चिंतन का क्रमबद्ध इतिहास शुरू हुआ है, तब से लेकर के आज तक के इतिहास को हम देखें तो न जाने कितने तरह के राजनीतिक विचारक इस दुनिया में आए और उन्होंने राज्य संबंधी अपने विचार व्यक्त किए। उन विचारकों के समस्त विचारों को मुख्यतः इन 5 विचारधाराओं में हम बांट सकते हैं। और ये विचारधाराएं क्या कहती हैं? ये विचारधाराएं कहती हैं कि राज्य और व्यक्ति का आपसी संबंध क्या होना चाहिए। राज्य और व्यक्ति आपस में कैसे संबंध होने चाहिए। राज्य इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है? व्यक्ति राज्य पर निर्भर है कि राज्य व्यक्ति पर निर्भर है? या ये कहें कि व्यक्ति साध्य है कि राज्य साधन है? कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? और जो महत्वपूर्ण होगा वही इंपॉर्टेंट है। और उस महत्वपूर्ण के आगे जो महत्वहीन है तो सामने वाला है। सामने से मतलब राज्य या व्यक्ति। तो इन 5 विचारधाराओं को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। पहले नंबर पर मैंने लिखा है आदर्शवाद। आदर्शवाद जो वर्ड है वो क्या कहता है? आदर्श, आइडियल है। लेकिन क्या व्यक्ति है कि राज्य? आदर्शवाद कहता है कि राज्य महत्वपूर्ण है, राज्य आदर्श है। और राज्य इतना महत्वपूर्ण, इतना आदर्श है कि उसमें कोई बुराई है ही नहीं, उसमें सिर्फ अच्छाई है, वो सिर्फ अच्छाई का मूर्त रूप है। और इसलिए राज्य को जो उग्र आदर्शवादी है, हीगल जैसे जो उग्र आदर्शवादी है, वो तो कहते हैं कि राज्य तो ईश्वर का अवतार है। हम साक्षात ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए पृथ्वी पर ईश्वर ने राज्य को भेजा है। इसलिए राज्य के पद पर बैठने वाले लोगों के प्रति हमें पूर्णतः समर्पण कर देना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि आदर्शवाद क्या कहता है? राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। और इस तरह का राज्य, ऐसी विचारधारा वाला राज्य कैसा होगा? डेफिनेटली वो निरंकुश होगा, उस पर किसी का अंकुश नहीं होगा। क्योंकि ये जो विचारधारा वो यही कहती है कि राज्य के कानूनों का व्यक्ति द्वारा अक्षरशः आज्ञा पालन करना ही व्यक्ति का एकमात्र मकसद है। राज्य के खिलाफ व्यक्ति के पास कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता
का कोई मीनिंग ही नहीं है। जो भी है राज्य में, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आदर्शवाद की विचारधारा राज्य के बारे में इस तरह की है। अब दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है, आपके सामने है व्यक्तिवाद। जस्ट आदर्शवाद के उलट है व्यक्तिवाद। ये किसको महत्व दे रहा है? स्पष्ट है किसको महत्व दे रहा है। आप वर्ड्स के हिसाब से इन विचारधाराओं को समझिए, और इन विचारधाराओं के आधार पर कंपटीशन एग्जाम्स में न जाने कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर उसके मूल को आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आ जाए, आप आंसर दे सकते हो। तो ये जो व्यक्तिवाद है, यानी ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति को महत्व देती है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है, यानी व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। ये विचारधारा कहती है कि राज्य व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना। इसलिए राज्य का काम व्यक्ति को आज़ाद छोड़ देना है। यानी ये विचारधारा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता पर अत्यधिक विश्वास करती है, और किसी भी संस्था द्वारा, भले वो राज्य ही हो, व्यक्ति के इन अधिकार और स्वतंत्रताओं पर कोई भी नियंत्रण स्थापित करना का समर्थन नहीं करती। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक समानता, इन पर विश्वास करती है कि प्रकृति ने ही ईश्वर को समान और स्वतंत्र पैदा किया है, और राज्य जो है वो इसके स्वतंत्रता और समानता के मार्ग में बाधक है। सॉरी, मैंने समानता वर्ड यूज़ किया है, समानता नहीं। व्यक्तिवाद ज़्यादा महत्व देता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, क्योंकि अगर हम व्यक्ति को आज़ाद छोड़ देते हैं, जैसा कि व्यक्तिवाद कहता है व्यक्ति को आज़ाद छोड़ दिया जाए, तो आज़ाद छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली समाज में क्या स्थापित हो जाती है? असमानता। असमानता हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन राज्य उस असमानता को पाटने के लिए कोई प्रयास नहीं करे। राज्य का काम है व्यक्ति को पूरा आज़ाद छोड़ देना। इसलिए व्यक्तिवाद का एक नारा था कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसेस फेयर का सिद्धांत। इसलिए व्यक्तिवाद कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए, दो वर्ड है, राज्य एक आवश्यक बुराई। आवश्यक बुराई, बुराई तो है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में राज्य बाधक है, वो बुराई है, लेकिन साथ में क्या है? आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि विदेशी आक्रमण से राज्य की रक्षा करने के लिए, और देश के अंदर अपराधियों से व्यक्ति को बचाने के लिए, इसलिए राज्य ज़रूरी है। अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को पूर्णतः आज़ाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति विवेकी है, स्वयं समझदार है, अपने आप द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, न कि राज्य द्वारा। तो इस तरह की विचारधारा व्यक्तिवाद की है। ठीक है, बहुत ज़रूरी मामलों में ही राज्य को कदम बढ़ाना चाहिए, कानून बनाने चाहिए, कहने की बात ये। फिर तीसरे नंबर पर है उदारवाद। उदारवाद व्यक्तिवाद का अगला चरण है। यह विचारधारा भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर व्यक्तिवाद के समान ही महत्व देती है, लेकिन वो लिबरल हो गई, उदार हो गई है। क्योंकि व्यक्तिवाद कहता है कि राज्य को कम से कम काम करने चाहिए। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति के विकास के लिए राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार होना चाहिए। यानी जहाँ ज़रूरत है, राज्य कानून द्वारा व्यक्तित्व के विकास के लिए कानून द्वारा व्यक्ति के हितों में बढ़ोतरी करे। तो उदारवाद कहने की बात है कि राज्य के कार्यक्षेत्र को संकुचित नहीं, थोड़ा विस्तार देना चाहता है। हालांकि मूलभूत विचारधाराएं व्यक्तिवाद जैसी ही है। व्यक्तिवाद जो है वो राज्य को रोकता है कि कोई भी कानून बनाने से पहले सोचे कि वो व्यक्ति की आज़ादी का हनन तो नहीं कर रहा। लेकिन उदारवाद राज्य को के अधिकार क्षेत्र को, जैसा मैंने कहा, बढ़ाना चाहता है, और ज़रूरत पड़ने पर जो हम ये कहें कि सिर्फ अपराधियों और विदेशी आक्रमण से रक्षा के लिए ही नहीं, उसके कल्याणकारी प्रयोजन के लिए कुछ कानून उसको बनाना चाहिए। ठीक है। फिर है अराजकतावाद। अराजकतावाद क्या कहता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अराजकता यानी जहाँ राज्य ही नहीं हो। जहाँ राज्य नहीं होगा वहाँ क्या होगी? अराजकता। तो क्या ये विचारधारा ऐसा कहती है कि राज्य नहीं होना चाहिए, भले ही अव्यवस्था हो जाए, सब कुछ उलट पुलट हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए? जी हाँ, अराजकतावाद ऐसा ही कहती है। अराजकतावाद कहती है कि राज्य शोषण का यंत्र है, वो हिंसा का प्रतीक है, वो व्यक्ति का कल्याण कभी कर ही नहीं सकता। उसने सिर्फ अत्याचार ही किए, और उसके जो शक्ति होती है कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होती है जो संपूर्ण जनता के हितों का सिर्फ उल्लंघन ही करते हैं, शोषण ही करते हैं, अत्याचार ही करते हैं, और राज्य गरीब अमीर की खाई को सिर्फ बड़ा करता है
वो गरीबों के कल्याण के लिए होता ही नहीं, वो सिर्फ अमीरों उच्च वर्ग के कल्याण के लिए होता है। इसलिए राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। पर कैसे होगा ये? अगर समाप्त हो जाएगा तो मानव जाति पर ही संकट नहीं आ जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त खत्म नहीं हो जाएगा? अराजकतावाद इसका जवाब देता है कि शुरुआत में हो सकता है कि समस्याएं आए, लेकिन कुछ समय बाद में अपने आप स्थितियां ठीक होती जाएंगी। हम कह सकते हैं अव्यवस्था व्यवस्था में बदलती जाएंगी, और स्वयं मनुष्य विवेकी है, वो अपने आचरण द्वारा, या ये कहें कि अराजकतावाद ये कहता है कि कुछ समय की स्थितियां विचलित करने वाली होंगी, लेकिन एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। क्रोपोटकिन और बैकुनिन इस विचारधारा के मुख्य विचारक हैं। वो ये कहते हैं कि अपने आप कुछ ऐसे स्वैच्छिक संस्थाएं डेवलप हो जाएंगी जो राज्य जैसी नहीं होगी, वो स्वैच्छिक होंगी। जनता स्वयं इच्छा से कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण जनता करेगी कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण जो व्यक्तित्व के विकास के काम करेगी। तो राज्य नामक जो साम्राज्यवादी शक्ति है वो नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से इन स्वैच्छिक संस्थाओं में चूंकि स्वयं व्यक्ति अपनी इच्छा से शामिल होगा, तो इनके नियमों और इनके आज्ञाओं का पालन भी करेगा, और एक सिस्टम शनय शनय स्थापित हो जाएगा। तो अराजकतावाद ऐसा समझता है। फिर हम देखते हैं 5वें नंबर पर प्रजातांत्रिक समाजवाद। इसमें देखिए 2 शब्द हैं, प्रजातंत्र और समाजवाद। अब इस विचारधारा को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा, जो 20वीं सदी में 2 विचारधाराओं की जो मुख्यतः टक्कर रही पूरी दुनिया में, और उसी के आधार पर 2 गुट भी बन गए, एक साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट। ठीक है, एक का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, और दूसरे का नेतृत्व कौन कर रहा था? रूस। और ये जो 2 गुट थे 2 विचारधाराओं के आधार पर थे। साम्यवाद रूस में, चाइना में स्थापित हुए और अनेक देशों में धीरे धीरे स्थापित होने लगी। स्पेशली जो गरीब देश थे, अविकसित देश थे, थर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, जहाँ गरीबी शोषण बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इस विचारधारा ने धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। पूंजीवादी विचारधारा ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड जो विकसित देश है उनमें थी। अब 1947 में जैसे भारत आज़ाद हुआ, इस आज़ादी के बाद में दुनिया के अनेक देशों में आज़ादी का आंदोलन चलने लगा, और यूएनओ में अविकसित जो देश थे या कई पिछड़े जो देश थे, गुलाम देश थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी और मेजोरिटी में ये देश आने लगे। और चूंकि ये देश, जैसे मैंने पहले कहा कि गरीब देश थे, शोषित देश थे, और पश्चिमी जो पूंजीवादी राज्य थे उनके शोषण के शिकार रहे, उनके उपनिवेश रहे, तो इस कारण से उनकी जो विचारधारा थी वो डेफिनेटली किस तरफ मुड़ने लगी? साम्यवादी विचारधारा की तरफ। और क्यों मुड़ने लगी? क्योंकि साम्यवादी विचारधारा समानता पर आधारित थी, शोषण के खिलाफ थी। तो इस विचारधारा ने जड़ें बनाना शुरू कर दिया इन देशों में। ठीक है, अब लेकिन ये जो विचारधारा है, जैसे साम्यवादी रूस में आई, चीन में आई विचारधारा, इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, ये हिंसा पर आधारित थी। ये हिंसा पर आधारित थी और क्रांति का समर्थन करती थी। ये विचारधारा ऐसे कहती थी कि जो वर्तमान व्यवस्था उसको पूर्णतः तहस नहस करके के ही हम साम्यवाद की स्थापना कर सकते हैं, यानी समाज में समानता की स्थापना कर सकते हैं। ये हर किसी देश, हर किसी व्यक्ति के लिए इस नज़रिए से एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना आसान नहीं था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा देशों में नहीं पनप पाई। और एक कारण ये भी था कि पूंजीवादी विचारधारा का जो प्रतीक या ये कहें कि जो नेतृत्व अमेरिका और इंग्लैंड कर रहे थे, उन्होंने कुछ परिवर्तन भी किए। उन्होंने क्या परिवर्तन किए? श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए, शोषकों के लिए के पक्ष में कुछ कानून बनाना शुरू किया। देखिए, यही वो टाइम था, किसी ज़माने में श्रमिक और जो मज़दूर थे उनके लिए कोई अवकाश नहीं था। उनके लिए अवकाश यानी संडे का जो हम कहते हैं कि 8 दिन में 1 दिन तो, 7 दिन में 1 दिन तो अवकाश हो, ये विचारधारा जब लोकप्रिय होने लगी तो श्रमिक कानून बनने लगे, श्रमिकों के लिए के हितकारी कानून बनने लगे। उनके अवकाश, काम के घंटे, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और इस तरह से
राज्य अपनी नीति में परिवर्तन करने लगे, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि एक ऐसी विचारधारा डेवलप हुई जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रजातांत्रिक समाजवाद। यानी ऐसी विचारधारा जो समानता भी चाहती है और स्वतंत्रता भी चाहती है। यानी व्यक्तिवाद और पूंजीवाद जिस तरह से जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति को पूरा आज़ाद छोड़ दिया जाए, उसका परिणाम क्या होता है कि असमानता डेवलप होती है, वो समाज के लिए घातक है, वही शोषणकारी है। तो कहने की बात यह है, लेकिन स्वतंत्रता से समझौता भी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की आज़ादी का हनन भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि समानता भी हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या समानता को छोड़ देना चाहिए? समानता भी महत्वपूर्ण है। यानी राज्य द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाए कि समाज में समानता लाई जा सके, जो कमज़ोर है उसको ऊपर उठाया जा सके और जो ऊपर है उसको नीचे लाया जा सके। तो ये काम कौन कर सकता है? राज्य ही कर सकता है अपने कानून के द्वारा। तो जो एक नई विचारधारा जिसको साम्यवाद नहीं, उसको नाम दिया गया समाजवाद। इस समाजवाद की जो विचारधारा थी वो साम्यवाद की तरह रक्त रंजित नहीं थी, हिंसा प्रेरित नहीं थी, और ये व्यवस्था में उलट पुलट क्रांति के बिना, हिंसा के बिना ही व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहती थी। इसलिए एक नई विचारधारा, जैसा मैंने पहले कहा, डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद। और इस विचारधारा को भारत जैसे अनेक जो नव स्वतंत्र प्राप्त देश थे उन्होंने इस विचारधारा को अपनाया। जो न रूसी गुट में जाना चाहते थे, न ही अमेरिका के गुट में जाना चाहते थे, उन्होंने दोनों से मिक्स करके इस विचारधारा को अपनाया। तो देखिए, मैंने आपको इन विचारधाराओं के आधार पर थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी क्या सोचते थे राज्य के बारे में। देखिए, ये है गांधी जी के विचार। गांधी जी मूलतः, अगर मैं कहूँ कि वो किस विचारधारा के समर्थक थे, ये चौथे नंबर पर जो मैं लिखा है, अराजकतावाद। अब सोचने की बात है, क्या गांधी जी अराजकतावादी थे? यह सुनकर के आपको आश्चर्य हुआ होगा कि क्या गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि राज्य को समाप्त कर देना चाहिए? ये सच है। वास्तव में गांधी जी राज्य के विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? डेफिनेटली जो व्यक्तित्व सत्य और अहिंसा का समर्थक है, जो नैतिकतापूर्ण जीवन व्यक्ति का चाहता है, या ऐसा व्यक्तित्व जो ये समझता है कि व्यक्ति दिव्य है, व्यक्ति की अंतरात्मा दिव्य है, व्यक्ति की अंतरात्मा में ईश्वर का निवास है, तो उस व्यक्ति को भला राज्य द्वारा नियंत्रित करना वो क्यों चाहेंगे? जब वो चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को हम सत्याग्रह द्वारा बदल सकते हैं, तो इसका मतलब वो राज्य की शक्ति के खिलाफ ही तो हुए। गांधी जी सत्य को ईश्वर मानते थे, ईश्वर को सत्य मानते थे, और उसी के द्वारा व्यक्ति को आदेशित करना चाहते थे। यानी कहने की बात क्या है, व्यक्ति किसके आदेशों का पालन करे? स्वयं अपनी दिव्य आत्मा के, सत्य के, ईश्वर के। और राज्य इस मार्ग में बाधक है, इसलिए गांधी जी राज्य के क्या है? विरोधी है। और सच में गांधी जी ने के मूलतः जो विचार है वो राज्य के विरोधी है। वो अलग बात है कि गांधी जी जिस राज्य की बात करते हैं, जिसको हम राम राज्य कहते हैं, आध्यात्मिक राज्य कहते हैं, या राज्य के बारे में अल्टीमेटली उन्होंने एक व्यवहारिक राज्य की भी कल्पना की कि वर्तमान जो राज्य है उसी को बनाए रखते हुए हम परिवर्तन करके और लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया अहिंसक लोकतंत्र। तो गांधी जी के बारे में हम कह सकते हैं कि वो आदर्शवादी थे, एक ऐसे राज्य की कल्पना करते, एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ कोई राज्य नहीं हो, कोई वर्ग नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई किसी का शोषण नहीं करे, कोई किसी के नियंत्रण में नहीं हो, सब अपने आप के आदेशों, अपनी अंतरात्मा के आदेशों के अनुसार चले। और मनुष्य चूँकि दिव्य है, उसके अंतरात्मा की दिव्यता में गांधी जी को विश्वास है, तो उनको विश्वास था कि मनुष्य ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे विचारों के आधार पर हम गांधी जी के विचारों को, अगर राज्य संबंधी विचारों को अगर कहना चाहें, तो मूलतः जो विचार है वो यही है गांधी जी की। वो अलग बात है कि वो भी समझते थे कि राज्य के बिना इस धरती पर जीवन का संचालन संभव नहीं है। वो जिस तरह के राज्य की कल्पना करते थे, वो इस बात को समझते थे कि वो स्वर्ग में ही स्थापित हो सकता, उस धरती पर संभव नहीं है।
ठीक है। तो व्यवहारिक राज्य की भी उन्होंने बात कही, लेकिन मूल जो सोच है, मैं बार बार कह रही हूँ, मूल जो स्वरूप की बात है वो राज्य के विरोधी थी। इसलिए गांधी जी के राज्य संबंधी विचार, ये 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, वो मैं बताना चाहूँगी। पहली बात, राज्य के विरोधी क्यों है? क्योंकि राज्य संगठित हिंसा का प्रतीक है। राज्य संगठित हिंसा का प्रतीक, ये विचार क्या कहता है? जैसा मैंने थोड़ा ब्रीफ कर ही दिया, आप ये सारे पॉइंट्स आप समझ पाएंगे, समझ रहे होंगे। गांधी जी समझते थे कि राज्य की जो शक्ति है वो दमनकारी होती है, वो व्यक्ति की आत्मा का हनन करती है, हिंसा का प्रतीक है। और वो किस लिए होती है? शोषण करने के लिए। तो इसलिए राज्य की आवश्यकता नहीं, ठीक है। फिर वो कहते हैं राज्य लोक कल्याण का माध्यम ही नहीं है। जो हम समझते हैं कि राज्य व्यक्ति का कल्याण कर सकता है, लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, राज्य व्यक्ति का कल्याण करता ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति का कल्याण तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा से शासित हो, ठीक है। अपनी आत्मा से शासित, यानी आत्मा ही उसका शासन करे, स्वयं व्यक्ति ही शासित हो और व्यक्ति ही शासक हो। उसकी आत्मा पर भौतिक नियंत्रण स्थापित करने वाला राज्य अगर है अस्तित्व में, तो वो राज्य कभी व्यक्ति का कल्याण नहीं करेगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। क्योंकि संप्रभु जो शक्ति है वो व्यक्ति के विकास के विरुद्ध ही होती है, वो दमनकारी ही होती है। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं, वो सिर्फ अपनी शक्ति को थोपती है राज्य के व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी राज्य के विरोधी, वो समझते थे कि राज्य कोई लोक कल्याण का माध्यम नहीं है। यहाँ तक कि वो ये कहते थे कि राज्य की जो सत्ता है वो तो पाप है। वो व्यक्ति सत्ता के प्रति अगर व्यक्ति समर्पण करता है राज्य की सत्ता के प्रति, तो वो पाप है, गांधी जी यहाँ तक कहते थे। तो उनका मानना था कि राज्य जो गांधी जी है वो लोक कल्याण का माध्यम नहीं है। फिर है पश्चिमी लोकतांत्रिक पद्धति तानाशाही का प्रतीक। अब गांधी जी जो ये पश्चिमी लोकतांत्रिक पद्धतियाँ हैं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में जो लोकतांत्रिक पद्धतियाँ चल रही थी, किस तरह की लोकतांत्रिक पद्धतियाँ? जो इस परिभाषा के अनुसार कि प्रतिनिध्यात्मक जो प्रजातंत्र है, प्रजा का, प्रजा द्वारा, प्रजा के लिए शासन है। यानी राज्य बनता किससे है? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। इसलिए ये प्रतिनिधि जनता के हितों के अनुसार कार्य करते हैं, तो ये राज्य तो कल्याणकारी हो गई, ठीक है। तो ये व्यक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है और ये विधि के अनुसार चलता है, कानून के शासन का समर्थन करता है। इंग्लैंड के बारे में एक बहुत ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध था कि इंग्लैंड में विधि का शासन किसी का नहीं है, व्यक्ति का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, किसी का नहीं, किसका है? व्यक्ति का, विधि का शासन। और विधि के समानता की, विधि के समक्ष समानता की वो बात करते हैं कि सब लोग समान, विधि के सामने सब बराबर है। पर गांधी जी पश्चिमी लोकतंत्रों की भी आलोचना करते हैं। उनका कहना था कि पश्चिमी आधुनिक जो लोकतंत्र है उसका स्वरूप भी उतना ही हानिकारक है जितना कि तानाशाही जो राज्य व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा, प्रतिनिधि संस्थाओं में जो निर्वाचित करके हम प्रतिनिधि भेजते हैं, वो हकीकत में क्या होने चाहिए? व्यक्ति के सेवक, लेकिन वो व्यक्ति के क्या बन जाते हैं? स्वामी, व्यक्ति के भाग्य विधाता बन जाते हैं। सामान्य जनता का वो कल्याण नहीं करते, वैचारिक पूर्वाग्रह पर आधारित वो शासन करते हैं। और हकीकत ये है कि संसदों, विधानमंडलों में और दलों में ये वैचारिक पूर्वाग्रह ही सबसे आगे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित राज्यों के लिए भी गांधी जी कोई अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखते थे। लास्ट जो पॉइंट है वो है राज्य एक अनावश्यक बुराई। जैसा कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि राज्य को वो अनावश्यक बुराई समझते थे, यानी आवश्यक भी नहीं है वो और वो एक बुराई भी है, जैसे कि अराजकतावादी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य, जैसा काफ़ी मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ, राज्य शोषण, हिंसा और अत्याचार, अन्याय का प्रतीक है। सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, उससे स्पष्ट होता है कि राज्य के बारे में जो गांधी जी का दृष्टिकोण है वो काफ़ी हद तक सही रहा है। सिर्फ 20वीं और 21वीं सदी में जो लोकतांत्रिक पद्धति लोकप्रिय होने लगी है, उससे पहले का इतिहास देखें तो राज्य का ऐसा ही स्वरूप रहा है। ये देखिए किस तरह से जो राज्य के खिलाफ जनता के अधिकार
समानता, स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाते थे, उनके साथ किस किस तरह का अत्याचार होता था। ये सामने आपके सामने पिक्चर है। इसी तरह से एक और देखिए, अत्याचार की इंतहा, किस किस तरह से इंसानों के साथ जुल्म ढाए जाते थे। और आगे देखिए, एक और देखिए, इनको टॉर्चर रूम कहा जाता था। एक तरह से अत्याचार करने के लिए रूम बने हुए, देखिए किस किस तरीके से इंसानों के साथ नारकीय व्यवहार किया जा रहा है। ये सब तो छोड़िए, इतिहास में हम जैसे ईसा मसीह का एग्जाम्पल देखते हैं, और भी अनेक न जाने कितने महापुरुष हुए हैं। ईसा मसीह, सुकरात तो खैर है ही हमारी ज़बान पर। उन्होंने भी क्या किया था, क्या अपराध किया था? यही ना कि जनता के प्रेम, न्याय, समानता, स्वतंत्रता के लिए वो राज्य से लड़े, या राज्य की आवाज़ को उन्होंने नहीं सुना, जनता की आवाज़ को उन तक उन्होंने पहुंचाना चाहा। बस यही उनका अपराध था। और हम जानते हैं कि किस तरह से ईसा मसीह को, जो तस्वीर, जो पिक्चर ईसा मसीह की हम देखते हैं कि शरीर के अंगों पर लोहे की कील ठोकी हुई है, और उन जहाँ पर कील ठोकी हुई है वहाँ से खून रिस रहा है। वो ईसाइयों का, हम कहेंगे, धार्मिक प्रतीक चिन्ह है। जो टाई है वो उसी का प्रतीक है, वो उसी को याद करते हैं। और सुकरात का हम जानते ही हैं कि उन्हें जहर का प्याला दिया गया। तो राज्य ने क्या किया है? गांधी जी की जो सोच है, जो उनका दृष्टिकोण है, राज्य ने जनता के साथ अत्याचार ही किया। अब इसके नेक्स्ट भाग में हम समझेंगे कि गांधी जी आखिर राज्य को कैसा चाहते थे, किस स्वरूप का चाहते थे। नेक्स्ट भाग। थैंक यू।